स्वागत है आपका करियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग भारत का भौगोलिक विस्तार, ठीक है, भारत के भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या कंटेंट पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? जो भारत है ये पहले किस द्वीप का अंग था? पुष्कर द्वीप का, जम्बू द्वीप का, कांच द्वीप का, कुश द्वीप का? तो देखिए, पौराणिक भूगोल या भौगोलिक के अनुसार जम्बू द्वीप भारत किस द्वीप का अंग था? जम्बू द्वीप का। यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, जम्बू द्वीप। ठीक है, तो भारत जम्बू द्वीप का अंग था। ये 7 द्वीप पहले थे, 7 द्वीपों में से एक जम्बू द्वीप था, उसी का अंग भारत था। ठीक है, और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भारत को मृत्युलोक, बाकी सबको देवलोक, बाकी जो 6 द्वीप हैं उनको देवलोक माना जाता था, और भारतवर्ष को ही मृत्युलोक माना जाता था। ये भी पूछा गया है कि जो सप्तद्वीप थे उसमें से किस द्वीप को मृत्युलोक माना गया था? तो जो भारत है, जम्बू द्वीप है, इसको मृत्युलोक माना गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? उर्दू, ग्रीक, फारसी, अरबी? तो ये इंडिया शब्द है जो ये ग्रीक भाषा में, सबसे पहले किस भाषा में प्रयोग किया गया? ग्रीक भाषा में। यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी। जो ग्रीक लोग थे ये भारत के नदियां, राजा और शहरों को अपनी भाषा के अजीब नाम रखते थे। ठीक है, जैसे पाटलिपुत्र को उन लोगों ने क्या कहता था? पालीबोथरा कहते थे। पाटलिपुत्र को क्या कहते थे? पालीबोथरा। मथुरा को मिटोरा कहते थे। ठीक है, इसी तरह उन्होंने सिंधु को इंडस, इंडस नाम है ना सिंधु नदी का, तो उसी को इंडस इंडस कहते हुए इसका नाम इंडिया कर दिया। तो सर्वप्रथम किस भाषा में प्रयोग किया गया? ग्रीक भाषा में। फिर है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? भारत की मुख्य भूमि कह रहा है, तो मुख्य भूमि की 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। यही अगर आपसे मुख्य भूमि ना पूछ के भारत की भूमि पूछता तब कितना हो जाता? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। लेकिन आपसे भारत के मुख्य भूमि, तो मुख्य भूमि तमिलनाडु में स्थित है, और भारत की उत्तरी भूमि जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अच्छा, एक भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का अक्षांशीय विस्तार जान लीजिए, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और पूर्वी देशांतर जान लीजिए, 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर का विस्तार लगभग भारत का है। भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 3214। ठीक है, उत्तर से दक्षिण यानी सीधी लंबाई जो है ये वाली। और भारत की पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है? 2933। ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान से लिया गया है जो कहाँ स्थित है? दिल्ली के समीप, कलकत्ता के समीप, इलाहाबाद के समीप, भोपाल के समीप? तो कहाँ स्थित है? इलाहाबाद के। भारत के पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के निकट नैनी के समीप से भारत का मानक समय माना गया है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इलाहाबाद के समीप। कहाँ से? नैनी से। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। ठीक है, 1 डिग्री में कितना अंतर होता है? ठीक है, देखो भारत किस पे स्थित है? 82.5 डिग्री 30 मिनट पे, और वो ग्रीनविच 0 डिग्री पे। तो कितने घंटे का अंतर है? 5.5 घंटे, यानी 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। ठीक है, 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर होता है, यानी 60 मिनट का। तो 1 डिग्री में 4 मिनट का, 1 डिग्री में कितना अंतर होता है? 4 मिनट का। ठीक है, 1 डिग्री जब पूर्वी देशांतर बढ़ेंगे तो 4 मिनट समय आगे बढ़ेगा, और 0 डिग्री से। और 1 डिग्री जब हम लोग पश्चिमी देशांतर की ओर बढ़ेंगे तो 4 मिनट समय कम होगा। ये ध्यान रखिएगा। तो भारत और ग्रीनविच के बीच कितने समय का अंतर है? 5.5 घंटे का।
फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई पूछ रहा है, तो स्थलीय सीमा की लंबाई 15106, ठीक है। अब आप कुल मिला के इतना 15200, यानी अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया है। 15106 बहुत जगह मिलता है, बहुत जगह 15200, बहुत जगह 15280 भी मिलता है, ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा जो है वो 7 देशों के साथ लगती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। भारत की स्थलीय सीमा किन किन देशों के साथ लगती है? 7 देशों के साथ। कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 आप लोग मोटा मोटा याद रखिए। बाकी इतना फैक्चुअल नहीं देगा, काफ़ी विवाद है इस पर। 15106 है, बहुत जगह 15200 है, बहुत जगह आपको 15280 भी मिलता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग 15200 ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द्वीपों के सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कुल कितनी है? तो भारत ये देखिए तट रेखा की लंबाई तो 6100 किलोमीटर है, लेकिन जब द्वीपों के सहित आपसे पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 7516, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, 7516, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण पूछ रहा, तो ये भी आपको बताए उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214 किलोमीटर, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, 3214 किलोमीटर। और यही पूरब से पश्चिम लंबाई पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 2933 किलोमीटर, ठीक है। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है? 3214 किलोमीटर, ठीक है। ये उत्तर से दक्षिण पूछेगा तब 3214, और पूरब से पश्चिम पूछेगा तब 2933, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत के पूरब से पश्चिम, तो भारत की पूरब से पश्चिम पूछ रहा है, तो पूरब से पश्चिम अभी आपको बताइए कितना है? 2933। अच्छा, जो डिग्री बताए हैं वो भी ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। कितना हो जाएगा? 2933 किलोमीटर, यानी विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा पूछा, द्वीपों के सहित नहीं। तो तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, आगे क्वेश्चन आया था कि द्वीपों के सहित भारत की तट रेखा की लंबाई तो कितनी हो गई थी? 7516.6, या 7516 आप लोग सीधा सीधा याद रखिए जब द्वीपों के सहित पूछेगा, ठीक है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जितने द्वीप समूह हैं उनको पूछ जोड़ के 6116, वो 7516 किलोमीटर। लेकिन जब केवल तट रेखा की लंबाई पूछेगा तब 6100 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से कितने मील दूर है? तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितना दूर है? 12 मील, 14 मील, 24 मील, 111 मील, 200 मील। तो कितना हो जाएगा? प्रादेशिक सीमा का विस्तार पूछ रहा है ना, तो प्रादेशिक सीमा जो है ये 12 नॉटिकल मील, यानी 12 समुद्री मील। इसमें मील लिख दिया है, गलत है, ये 12 नॉटिकल मील होना चाहिए, 12 समुद्री मील, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 12 समुद्री मील जो है वो भारत की प्रादेशिक तट रेखा है। और आगे और क्वेश्चन मिलेंगे, बताते चलेंगे आपको। फिर कह रहा भारत का संलग्न क्षेत्र यानी प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितना समुद्री मील की दूरी है? तो कितना हो जाएगा ये? 12 मील, 24 मील, 100 मील, 200 मील। तो कितना हो जाएगा? 24 मील। अच्छा, भारत की प्रादेशिक सीमा 12 समुद्री मील, और प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितना समुद्री मील? तो 24 समुद्री मील, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? संलग्न क्षेत्र बोलेंगे। प्रादेशिक क्षेत्र 12 मील तक, संलग्न क्षेत्र 24 मील। ध्यान रखिएगा, शब्दों के अंतर को समझिए। जब प्रादेशिक क्षेत्र पूछेगा तो 12 नॉटिकल मील, और जब संलग्न क्षेत्र पूछेगा तो 24 नॉटिकल मील। अच्छा, इन में भारत के आधार की मतलब भारत को अधिकार कितना मिला हुआ है? साफ सफाई का अधिकार कर सकता है 24, 12 मील तक तो भारत का संपूर्ण अधिकार है, लेकिन 24 मील तक भारत सीमा शुल्क वसूल सकता है। वित्तीय अधिकार इसको मिला है, साफ सफाई का अधिकार मिला है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील तक है? 100, 200, 300, 400। तो ये कितना है? 200 नॉटिकल मील, यानी 200 समुद्री मील तक ये आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे का है, ठीक है। इसको हम लोग अन्य क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। एक भारत का मतलब प्रभुत्व क्षेत्र हो गया 12 नॉटिकल मील, एक संलग्न क्षेत्र हो गया
24 नॉटिकल मील। आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक संलग्न क्षेत्र हो गया 24 नॉटिकल मील, और एक होता है अन्य क्षेत्र, तो ये कितना है 200 नॉटिकल मील। ठीक है, इसमें भारत के तेल वल उत्पादन कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारों पर स्थित हैं? तो भारत के कितने राज्य जो हैं वो समुद्र के किनारों पर स्थित हैं? तो भारत के 9 राज्य। ठीक है, 9 राज्य जो हैं वो समुद्र के किनारों पर स्थित हैं। मतलब भारत में कितने राज्यों में तटरेखा है? तो 9 राज्यों में। कौन कौन से हैं ये? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु। ठीक है, तो कौन कौन हो गए? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अच्छा, एक केंद्र शासित प्रदेश भी कुछ हैं, जैसे पुद्दुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर और नगर हवेली, दमन एवं दीव। ये सब क्या है? समुद्र से लगते हैं। सीधा सीधा याद रखिए, भारत के कितने राज्य हैं? 9 राज्य। फिर कह रहा निम्न में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की। गुजरात की तटरेखा जो है वो सबसे लंबी है। गुजरात की तटरेखा कितनी है? ये भी पूछा जा सकता है आपसे। 1214। ठीक है, 1214 किलोमीटर लंबी तटरेखा गुजरात की है, जो कि भारत के राज्यों की सबसे लंबी तटरेखा है। लगभग 23% गुजरात की ही तटरेखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, मिजोरम। तो कर्क रेखा, एक ट्रिक याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झार। यानी कर्क रेखा के लिए एक ट्रिक कौन कौन सा आप याद रखेंगे? मित्र पर गमछा झार। भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8। देखिए, मित्र से क्या हो गया? मिजोरम, मित्र से मध्य प्रदेश, ता से त्रिपुरा, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, मित्र पर, पा से हो गया पश्चिम बंगाल, रा से हो गया राजस्थान, गमछा गा से हो गया गुजरात, मा से हो गया मध्य प्रदेश, छा से हो गया छत्तीसगढ़। ठीक है, तो कितने राज्य हो गए? 8 राज्य। कौन कौन ये राज्य हैं? तो किससे नहीं गुजरता है? तो ये देखिए, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। किन किन राज्यों से गुजरती है? सीरियल से याद रखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। फिर 18वां नंबर करा, निम्न भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अच्छा, यही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। यही क्वेश्चन, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो ये तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बाकी सही है। ठीक है, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। भारत से और कोई रेखा नहीं गुजरती, भारत से केवल कर्क रेखा गुजरती है। किन राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर कह रहा कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अभी बताए हैं आपको, ये ध्यान रखिएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो मित्र पर गमछा झार से गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो ये विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का वह राज्य कौन सा है जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती, बिहार से नहीं गुजरती, लेकिन झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन? एक बार फिर सुन लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन्हीं 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का कह रहा है। तो मुख्य भूमि में केप कैमोरियन, कैमेलियन पॉइंट, इंदिरा कॉल, नॉर्मन पॉइंट। तो कौन सा सही हो जाएगा? केप केमोरियन। केप केमोरियन जो है ये मुख्य भूमि, जब मुख्य भूमि पूछेगा तब केप केमोरियन। वैसे तो इंदिरा पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। ये कहाँ है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। केप केमोरियन कहाँ? ये तमिलनाडु कन्याकुमारी में स्थित है। ये भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट है। शब्दों के अंतर को समझिए, जब भारत की मुख्य भूमि तो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी में, उसको क्या बोलते हैं? केप कैमोरियन। लेकिन जब आपसे ये पूछेगा कि भारत का दक्षिणी पॉइंट, तब इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। ठीक है, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा? अब बताना है आपको। भारत का कह रहा है, मुख्य भूमि छोड़ दिया, तब आपका कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। ठीक है, कहाँ स्थित है ये? ग्रेट निकोबार में। और वैसे केप कैमोरियन
तमिलनाडु में। फिर कह रहा इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पार्सन पॉइंट, लाहीचौंग, पिगमोलियन पॉइंट, इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से सभी सब बोल, इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट भी बोला जाता है, लाहीचिंग भी बोला जाता है, पार्सन पॉइंट भी बोला जाता है, इसलिए आपका विकल्प डी, इनमें से सभी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर करा निम्न में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? भूमध्य रेखा के निकटतम आपसे पूछ रहा है। केप कैमोरियन, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा काल। तो भूमध्य रेखा के कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। भाई जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु होगा वही तो भूमध्य रेखा के सबसे निकट होगा, क्योंकि भूमध्य रेखा के उत्तर में भारत स्थित है। तो सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा? इंदिरा पॉइंट, तो वही तो स्थित होगा, इसलिए विकल्प सी सही हो जाएगा। इसके नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, लीहीचिंग, पिगमेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट। ये तो अवश्य ध्यान रखिएगा कि इंदिरा पॉइंट के दो और नाम हैं, पिगमेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट, ये पूछे गए हैं। फिर कह रहा भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग, आपसे अब इस बार क्या पूछ रहा है? उत्तरी भाग। तो उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं? इंदिरा काल, जो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, दक्षिणी इंदिरा पॉइंट, उत्तरी इंदिरा काल, ये कहाँ स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर में। फिर है भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्न में से कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? ग्रेट निकोबार में। ठीक है, इसी का नाम पिगमेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट भी है। चलिए बढ़ते हैं 29 नंबर की तरफ। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से तो कौन अलग करता है? ये पंबन चैनल। ठीक है, तमिलनाडु को रामेश्वरम से कौन अलग करता है? मुख्य भूमि को रामेश्वरम से पंबन चैनल। ठीक है, अच्छा पंबन चैनल को हम लोग पश्चिम का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि भारत के पश्चिम का प्रकाश स्तंभ, तो पंबन चैनल को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आदम का पुल यानी आदम्स ब्रिज जो है ये निम्न में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं म्यांमार। तो देखिए ये स्थलीय सीमा के हैं, भारत एवं पाकिस्तान स्थलीय से जुड़ता है, बांग्लादेश भी स्थलीय, श्रीलंका जुड़ता है समुद्री मार्ग से, तो यही होगा। तो भारत एवं श्रीलंका में आदम का पुल या आदम्स ब्रिज स्थित है। ठीक है, अच्छा इसी को हम लोग वो जो रामायण में सेतु मिलता है उसी का नाम आदम्स ब्रिज है, ये ध्यान रखिएगा। जो रामायण में सेतु मिलता है, नल नील द्वारा वो पुल बनाया गया था भगवान राम को जब लंका जाना था, उसी का नाम आदम का पुल कहते हैं। ठीक है, इसका वर्णन रामायण में मिलता है। चलिए बढ़ते हैं 31 नंबर की तरफ। निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 डिग्री चैनल के द्वारा आपस में अलग होता है? यानी 10 डिग्री चैनल से कौन अलग होता है? ठीक है, अंडमान एवं निकोबार। तो कौन 10 डिग्री चैनल से अलग होता है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ये 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है डंकन पास। डंकन पास जो है ये किसके बीच स्थित है? उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, कार निकोबार एवं छोटा निकोबार। तो देखिए जो डंकन पास है ये दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के मध्य स्थित है। ये करता क्या है? पश्चिम बंगाल को अरब सागर से जोड़ता है, अंडमान सागर कह लीजिए, पश्चिम बंगाल को अंडमान सागर से जोड़ता है। ठीक है, डंकन पास क्या? दक्षिणी अंडमान को छोटे अंडमान से अलग करता है और जोड़ता किसको है? बंगाल की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ता है। फिर अगला क्वेश्चन है दीव। जो दीव है एक द्वीप है, दमन दीव है नहीं, ये एक द्वीप है। दमन के तट पर, गोवा के तट पर, गुजरात के तट पर, महाराष्ट्र के तट पर। तो ये किस पे है? गुजरात के तट पर। जो ये दीव द्वीप है ये गुजरात के तट पर स्थित है। ठीक है, नेचुरल ब्यूटी है ये, एक गुजरात का एक छोटा सा टूरिस्ट प्लेस भी है दीव, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? भारत और श्रीलंका, ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि, 10 डिग्री चैनल। तो भारत और श्रीलंका पाक जल डमरू मध्य यानी पाक जल संधि से अलग होता है, ये आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर की तरफ। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? रेड क्लिप रेखा, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, स्ट्रेटफोर्ड रेखा। तो भारत और चीन जो है ये सर रेड क्लिफ द्वारा इसकी एक सीमांकन किया गया था, इसीलिए उसका नाम हम लोग रेड क्लिफ रेखा कहते हैं।
ठीक है, नहीं भारत और चीन है ना, तो भारत और चीन के बीच तो मैकमोहन रेखा है, सर मैकमोहन द्वारा ये खींची गई थी। अच्छा, जो बता रहे थे रेडक्लिफ ये भारत और पाकिस्तान के बीच है, तो कौन सी रेखा हो जाएगी? मैकमोहन रेखा, यानी मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच खींची गई है। डूरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच है, और सर रेडक्लिफ द्वारा खींची गई रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, 35 क्वेश्चन थे, बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे क्लासेज आपको कैसी लग रही है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट भी पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में।